हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फैन फिक्शन लवर्स। गाइस, आज से मैं एक न्यू फैन फिक्शन स्टोरी टेम्ड आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो हमारी राइटर मर्सी ने लिखा है, जिनका वॉटपैड अकाउंट नेम mercy_199 है। और जो लास्ट एफएफ मैंने अभी कंप्लीट किया है वो भी इन्हीं ऑथर का लिखा था। ये एफएफ भी कम्प्लीटली ऑथर की इमेजिनेशन पर बेस्ड है। तो अब चलिए देखते हैं कि इस एफएफ स्टोरी में क्या छुपा है। ओके, पर उससे पहले जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आज का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। वोंग ऑयल एंड सर्विसिंग कंपनी की इतनी ऊंची और बड़ी बिल्डिंग है कि उसके आसपास की सारी बिल्डिंग्स उसकी शैडो में ही छुप जाती है, और ग्लास की बनी ये वोंग ऑयल एंड सर्विसिंग कंपनी की बिल्डिंग सबसे ऊंचाई पर प्राउड से चमकती है। तभी एक कॉन्वॉय कार बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है, और उसमें से कंपनी का सीईओ बाहर निकलकर अपना सूट ठीक करके अपने सिल्की बालों में अपना हाथ फेरता है, और सीईओ का अटेंडेंट उनका ब्रीफ केस लेकर सीईओ के मूवमेंट का इंतजार करता है। गुड मॉर्निंग सर। लीजा, सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट, सीईओ की तरफ आते हुए स्माइल के साथ ग्रीट करती है, फिर अटेंडेंट से ब्रीफ केस लेकर सीईओ के साथ बिल्डिंग में एंटर करती है, जहां सीईओ अपने पूरे दिन का स्केड्यूल बताने को कहकर लीजा के साथ एलिवेटर में एंटर करता है। और लीजा पूरा स्केड्यूल बताती है कि आफ्टरनून 12 o'clock तक सीईओ की 3 मीटिंग्स हैं, उसके बाद न्यू इंटर्न्स की ब्रीफिंग है अराउंड 1 PM, फिर लंच, और उसके बाद फिर 2 मीटिंग्स हैं, और इवनिंग में फैशन इंडस्ट्री की मिस रोज के साथ डिनर है। पूरा स्केड्यूल बताते हुए लीजा मिस्टर वोंग के केबिन में उनके पीछे एंटर करने से पहले मिस्टर वोंग की सेक्रेटरी लिली से सीईओ के लिए कॉफी लाने का कहकर केबिन के अंदर एंटर कर जाती है, जहां रूम के अंदर मिस्टर वोंग अपने बड़े से चेयर पर बैठकर लीजा की तरफ देखते हैं कि तभी डोर पर नॉक करके कॉफी के साथ केबिन में एंटर करके लिली कॉफी को सीईओ के सामने रखते हुए स्माइल के साथ कहती है कि ये बिल्कुल ठीक सीईओ के पसंद की कॉफी है, जिस पर मिस्टर वोंग थैंक्स कहकर कॉफी का सिप लेते हैं। जिसके बाद लिली पूछती है कि क्या मिस्टर वोंग को कुछ और भी चाहिए, जिस पर मिस्टर वोंग स्माइल के साथ नहीं कहते हैं। जो जवाब पाकर लिली फौरन केबिन से बाहर चली जाती है, और लीजा लिली को जाता देखकर अपनी आईज रोल करती है, जिसे देख मिस्टर वोंग पूछता है कि आखिर क्या बात है, जिस पर लिली कहती है कि क्या मिस्टर वोंग को नहीं दिखता कि लिली किस तरह से सीईओ वोंग को देखती है, ये कितना ऑब्वियस है। लीजा को तो साफ दिखता है। जो सुनकर मिस्टर वोंग स्माइल के साथ पूछता है कि आखिर लीजा को कैसे पता कि लिली उनके बारे में क्या सोचती है, जिस सवाल पर लीजा कहती है कि क्या कभी सीईओ वोंग ने ये सवाल खुद से किया है कि उनकी कंपनी में ज्यादातर फीमेल्स ही क्यों अप्लाई करती हैं, क्यों वो छोटे और टाइट कपड़े पहनकर आती हैं, क्यों वो सारी टॉप फ्लोर पर काम करने के लिए आपस में लड़ती हैं। वो इसलिए कि किसी तरह वो सारी सीईओ वोंग के करीब रह सके और जब मौका मिले सीईओ से टकरा सके। जहां लीजा की बात सुनकर मिस्टर वोंग स्माइल के साथ कहता है, लीजा, अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं होता तो मैं पक्का सोच बैठता कि तुम जेलस हो। जिस पर लीजा कहती है कि वो तो बस सर को सारी बातें बता रही थी। तभी मिस्टर वोंग अपनी काम टोन में कहता है, लीजा, मैं ना ही तो तुम्हें यहाँ फीमेल एम्प्लॉयज़ को एनालाइज करने की सैलरी देता हूँ, और ना ही ये सब बकवास मेरे सामने करने की। मैं तुम्हें देखकर थोड़ा स्माइल करता हूँ, तुम्हें थोड़ा फ्री रहने देता हूँ, या जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमारे बीच में था, जो बस एक फ्लीटिंग मोमेंट था और कुछ नहीं। ये सब चीज़ें तुम्हें कोई हक नहीं देता ऐसा बिहेव करने का कि मैं तुम्हारा हूँ। तुम मेरे लिए काम करती हो, इसके अलावा तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, और ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओगी उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अनफेयर हूँ या तुम्हारी फीलिंग्स की केयर नहीं करता, तो तुम अगले 1 घंटे में मुझे अपना रेजिग्नेशन दे सकती हो। आफ्टर ऑल हमारे बीच में वो सब एक म्यूचुअल अग्रीमेंट था, और उसके बाद जो टिप तुम्हें मिली थी वो तुम्हारे लिए ज़रूरत से ज़्यादा थी। जो सुनते ही लीजा अपने पल के झुकाकर मिस्टर वोंग से अपनी फॉरवर्डनेस के लिए सॉरी बोलती है, और मन में सोचती है कि उसे लगा था कि जब से एक रात उसने सीईओ वोंग के साथ बिताई है, वो लीजा को पसंद करने लगे हैं और उनके बीच एक रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। पर उसे अपने बॉस के साथ सोने से पहले ही अच्छे से पता था कि सीईओ वोंग किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। वहीं लीजा की सॉरी सुनते ही मिस्टर वोंग उसे वहां से जाने को कहते हैं और अपनी मीटिंग्स में बिजी हो जाते हैं।
वही लंच पर मिस्टर वोंग को लीजा का कॉल आता है कि न्यू इंटर्न्स आ चुके हैं और वो पूछती है कि मिस्टर वोंग कैसे चीज़ों को प्रोसीड करवाना चाहते हैं, जिस पर मिस्टर वोंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इंटर्न्स के साथ मीटिंग स्टार्ट करने को कहते हैं और वो खुद भी वहाँ थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे ये बोलते हैं। और जैसे ही अपनी बात को पूरी करके मिस्टर वोंग अपना कॉल कट करते हैं, एक वेट्रेस बिल लेकर वहाँ आती है जो बहुत प्रिटी थी, जिसकी बॉडी के हर एक कर्व्स बहुत क्लियर दिखाई दे रहे थे। तभी वो वेट्रेस बिल लाकर स्माइल के साथ मिस्टर वोंग को देते हुए उनके सामने झुककर सिडक्टिव टोन में पूछती है कि क्या मिस्टर वोंग बाद में उसकी कंपनी पसंद करेंगे। जो सुनकर मिस्टर वोंग उस वेट्रेस की तरफ देखता है जो इस लेवल तक मिस्टर वोंग के सामने झुकी हुई थी कि जो वो शो करना चाहती थी क्लियरली दिख रहा था, जिसे देख मिस्टर वोंग मन में सोचता है कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं। एक रिच आदमी को देखकर नो मैटर कि वो सिंगल है या नहीं, उस पर खुद को गिरा देती हैं। दरअसल मिस्टर वोंग ऐसी ही लड़कियों को देखते हुए बड़ा हुआ था। उसके स्कूल और घर के आसपास की रिचेस्ट लड़कियां भी मिस्टर वोंग के आसपास मधुमक्खी की तरह घूमती रहती थी, जो हर कोई मिस्टर वोंग की दोस्त या उसे डेट करना चाहती थी, जिन्हें देखकर मिस्टर वोंग एक चीज को लेकर क्लियर था कि ये सारी लड़कियां सिवाय अपने किसी से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि खुद उसकी मदर भी ऐसी थी। उसकी मॉम ने उसके डैड को रिजेक्ट कर दिया था जब वो उनके पास मैरिज प्रपोजल लेकर गए थे, और जैसे ही 1 साल में उसके डैड ने ऑयल बिजनेस में सक्सेस हासिल करी और एक बड़ी कंपनी फॉर्म कर ली, उसकी मॉम खुद उसके डैड के दरवाजे पर रोती हुई आई और मैरिज के लिए रिक्वेस्ट करी, जिस पर मिस्टर वोंग के डैड ने हैप्पीली उसकी मॉम को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो मिस्टर वोंग की मॉम से प्यार करते थे। लेकिन उसकी मॉम सिर्फ पैसों के लिए वापस आई थी। मिस्टर वोंग अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था, पर उसकी मॉम पैसों के मामले में बहुत अलग थी। वो अपने हस्बैंड के पैसे बिना सोचे समझे खर्च कर दिया करती थी, और 20 साल बाद मिस्टर वोंग की मॉम ने और पैसों के लालच में डिवोर्स फाइल किया, जिसके बदले उन्होंने आधा एसेट्स एलिमनी में मांग लिया, जिस पर मिस्टर वोंग के डैड इजीली एग्री कर गए, क्योंकि वो बहुत सिंपल इंसान थे और साथ ही वो अपनी वाइफ को हर खुशी देने के लिए कुछ भी कर सकते थे। पर तभी एक ट्रेजेडी हो गई। एक बार एक चैरिटी कॉन्सर्ट से एक साथ वापस लौटते समय एक खतरनाक एक्सीडेंट में उन दोनों की ही डेथ हो गई, जहां उनका इकलौता बेटा वोंग यीबो अकेला चिरैन की मल्टी बिलियनियर ऑयल ब्लॉक सर्विसिंग कंपनी को संभालने के लिए रह गया था। उस वक्त वोंग यीबो जस्ट कॉलेज कंप्लीट करके निकला था और उसके सामने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, पर उसके डैड ने पहले ही वोंग यीबो को फ्यूचर में हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार कर दिया था, क्योंकि अपने समर वेकेशंस पर यीबो के डैड उसे बिजनेस की नॉलेज दिया करते थे ताकि वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सके। और वोंग यीबो ने ठीक अपने डैड की सिखाई हर बातों के अकॉर्डिंग कंपनी को संभाला और अपने डैड के सपनों को और ऊंचाइयों तक ले गया। पर सिर्फ एक चीज थी जो वोंग यीबो ने अपने डैड की नहीं अपनाई थी और ना ही वो अपनाना चाहता था, और वो चीज थी कि उसके डैड बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे और अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकते थे, ये जानते हुए भी कि वो उनका फायदा उठाया करती थी। वोंग यीबो के डैड अच्छे से जानते थे कि उनकी वाइफ उनके पास सिर्फ पैसों के लिए आई थी। वो जितना मांगती थी यीबो के डैड देते थे। वो डैड की इंसल्ट भी करती थी, पर डैड कभी परवाह नहीं करते थे। वोंग यीबो के होने के बाद उसकी मॉम उसे नैनी के हाथों छोड़कर पूरी दुनिया घूमने चली गई, पर यीबो फिर भी अपनी मॉम से प्यार करता था और बस ये चाहता था कि उसकी मॉम उसके डैड की रिस्पेक्ट करे और उन्हें अच्छे से ट्रीट करे। लेकिन जो कुछ भी उसने अपनी मॉम को अपने डैड के साथ पैसों के लिए करता देखा, उसके बाद से यीबो ने कसम खा ली थी कि वो औरतों को वैसे ही ट्रीट करेगा जैसा वो डिजर्व करती हैं। वो यीबो के लिए बस यूज एंड थ्रो वाली चीज थी। दरअसल वोंग यीबो कोई प्ले बॉय नहीं था और ना ही उसे औरतों में कोई इंटरेस्ट था। वो ना ही तो अपना टाइम और अपनी अटेंशन और सबसे बड़ी चीज अपना दिल किसी भी औरत को देने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो जितना औरतों को खुद से दूर करने की कोशिश करता था, वो उतना ही खुद को यीबो के ऊपर लुटा देने के लिए पीछे पड़ी रहती थी। यीबो बस लेडीज के साथ बेड पर अपने एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करता था, क्योंकि उसका लिटिल यीबो लेडीज की बॉडी को बेड पर बहुत एप्रिशिएट करता था। अगर वोंग यीबो को कोई लेडी चाहिए होती थी तो उसे वो पा लेता था, क्योंकि उसे किसी को ढूंढने
नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि सारी लेडीज खुद यीबो के पैरों में गिरकर उसके साथ एक रात अपने लिए मांगती थीं। यीबो को तो बस चूज करना होता था। पर जैसे ही नाइट ओवर होती थी, यीबो की डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाती थी, क्योंकि वो सारी सिर्फ पैसों पर आकर ही रुकती थी। उन सबको पैसों से प्यार था, एक इंसान से नहीं। अगर यीबो एक गरीब इंसान होता तो अपनी सेक्सी, टॉल और मस्कुलाइन बॉडी, ब्यूटीफुल ब्राउन आइज, अट्रैक्टिव स्माइल और हैंडसम फेस होने के बावजूद ये सारी लेडीज यीबो की तरफ एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करती। पर वो असलियत में वोंग यीबो था, चिरैन और कैरेमन ली का बेटा, मल्टी बिलियनियर कंपनी का मालिक, जो कंपनी कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से थी। वोंग यीबो अभी 36 इयर्स का एक बैचलर है, इसलिए लेडीज खुद को हर कीमत पर यीबो के बेड में चाहती थी, जिस वजह से वोंग यीबो कभी उन्हें रिगार्ड नहीं करता था और उन्हें बस एक चीज़ और एंटरटेनमेंट समझता था, जिन्हें वो एक रात की अच्छी खासी टिप देकर भूल जाया करता था। और अगर उनमें से कोई एक्स्ट्रा प्रिटी होती थी और अच्छी बातें कर सकती थी तो यीबो उनके साथ 2 दिन एक्स्ट्रा रह लिया करता था, पर जल्दी ही बोर हो जाया करता था। वोंग यीबो अपनी मॉम और डैड की मैरिज के लिए उनका थैंकफुल था, क्योंकि उन्हीं दोनों की वजह से आज तक कोई यीबो को बेवकूफ़ नहीं बना पाया था। अपनी इतनी लंबी सोच के चलते वोंग यीबो वेट्रेस को देखकर स्माइल करता है और उसे एक अच्छा खासा टिप देकर कहता है कि वो अपना एड्रेस यीबो के ड्राइवर को दे दे। वो अपने ड्राइवर को उसे इवनिंग में पिक करने के लिए भेज देगा। और ये कहकर यीबो अपनी सीट से उठकर बाहर चला जाता है और वो वेट्रेस जाते हुए यीबो को देखकर ब्रॉडली स्माइल करती है। वहीं यीबो बाहर आकर अपने ड्राइवर यूबिन को ऑफिस वापस चलने को कहता है और उसे ऑफिस ड्रॉप करके यीबो यूबिन से उस वेट्रेस को पिक करने आने को कहता है, जिस पर हाँ में अपना सिर हिलाकर यूबिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओजा एक कंपनी में कुछ लोगों के ग्रुप के साथ एंटर करता है, जो लगभग 20 लोगों से कम का ग्रुप था, जिन्हें एक हॉल में बैठने को कहा गया था, जहां एक लेडी नाइसली ड्रेसअप होकर अच्छे एक्सेंट में सबको कंपनी के विजन, मिशन और बैकग्राउंड के बारे में बताती है। फिर उन सबको उनके उनके डिपार्टमेंट में प्लेस करके उनको उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताने लगती है। तभी जान अपने आसपास नजर दौड़ाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वहाँ ऑलमोस्ट सारी विमेन और यंग गर्ल्स थी, जो करीब 22 से 28 साल के बीच की थी, जो बहुत एक्साइटेड दिख रही थी। पर जान बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। वो तो इस जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं करना चाहता था, पर उसके दोस्त ने उसे ऐसा करने के लिए फोर्स किया था। जहां उसके दोस्त ने कहा था कि इस कंपनी में काम करने से उसके रिज्यूम का वेट बढ़ जाएगा और क्या पता इंटर्नशिप के बाद वो परमानेंट एम्प्लॉय बन जाए, तो फिर वो बहुत सारे पैसे अर्न कर पाएगा और फिर बाद में क्या पता उसे वहीं उसका मिस्टर राइट भी मिल जाए। लेकिन जान अब किसी और समवन नाइस से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि जिस एक इंसान से वो ऑलरेडी मिल चुका था, उसने जान का दिल मानो एक हथौड़ा मारकर कई टुकड़ों में तोड़कर उसकी लाइफ से जा चुका था। जान के बॉयफ्रेंड ने जान का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया था। जब जान ने अपने ही बॉयफ्रेंड को अपने ही बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर के साथ बेड पर पाया था और अपने ब्रेकअप के बाद उसका बॉयफ्रेंड जान के अकाउंट से सारे पैसे लेकर उसकी लाइफ से चला गया था। इसलिए अब जान का आदमियों से यकीन उठ चुका था। अब सारे आदमी जान के लिए एक जैसे थे, झूठे, चीटर, चोर और हार्ट ब्रेकर्स। और आज अपने बॉयफ्रेंड की वजह से जान कंप्लीटली बैंकरप्ट था। उसके पास रेंट देने के लिए और अपने बाकी एक्सपेंसेस के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं थे और वो अपने घर, अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं जाना चाहता था, वरना उसे उनके अकॉर्डिंग रहना पड़ता। और वैसे भी जान 26 इयर्स का यंग बॉय है, जो अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकता है, ना ही कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाकर बोझ बनना चाहता है। ये सोचकर जान एक गहरी सांस भरता है और अपने दोस्त जियांग को याद करता है, जिसने जान को फोर्सफुली इस कंपनी में ओपन न्यू वैकेंसीज के बारे में बताकर अप्लाई करवाया था। यहाँ एक फ्लैशबैक शुरू होता है। जान, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं लेते? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, लेकिन तुमने मना कर दिया। मैंने कहा मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ, तुमने वो भी मना कर दिया। अब कम से कम मेरी कंपनी में इंटर्न के लिए अप्लाई तो कर दो। वो बहुत अच्छा पे करते हैं और वहाँ तुम्हें नए लोग भी मिलेंगे जिनसे मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा। और हमारा बॉस, ओ माय गॉड,
मिस्टर वोंग इतने सुपर हॉट और सेक्सी हैं कि लड़कियां उन पर मरने को तैयार रहती हैं। जियांग की बात सुनकर जान कहता है कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जियांग कहता है कि ठीक है, वो बॉस के बारे में भूल जाए, क्योंकि उनको पाना तो बस दिन में सपने देखने जैसा है। पर वो सीरियसली चाहता है कि जान जॉब के लिए अप्लाई करे, ताकि जान का बैंक अकाउंट थोड़ा ठीक हो सके और वो अपने एसहोल बॉयफ्रेंड जेसन गू को भुला सके। जिस पर जान कहता है कि वो जेसन को ऑलरेडी भुला चुका है। जो सुनते ही जियांग अपनी आईज रोल करते हुए जान से पूछता है कि तो फिर अभी तक उसके फोन के वॉइस मेल पर जेसन और उसकी दोनों की कंबाइन वॉइस रिकॉर्डिंग क्यों है। जिस पर जान कहता है कि वो चेंज करना भूल गया था। जिसे सुनकर जियांग अपने फेसेस बनाते हुए कहता है कि ये जान ने 1 महीना पहले भी कहा था और वो ऑलरेडी जान की डिटेल्स एप्लीकेशन में फिल करके उसके नकली सिग्नेचर के साथ सबमिट कर चुका है, क्योंकि जियांग जान को प्यार करता है और उसकी परवाह भी करता है और उसे जान को इतनी बुरी हालत में देखकर बुरा लगता है। अब इसलिए जान को इस इंटरव्यू पर कंपनी से कॉल आने पर जाना ही होगा। जो सुनकर जान जियांग को एक स्माइल के साथ थैंक यू कहता है और फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। उस हॉल में बैठी सारी लेडीज और गर्ल्स बातें कर ही रही थी कि तभी 2 आदमी हॉल में एंटर करते हैं और पूरे हॉल का एटमॉस्फेयर बाय बाय बर्डी की मूवी जैसा हो जाता है, जिस मूवी में स्कूल का क्यूटेस्ट लड़का जो एक रॉक स्टार भी है, जैसे ही स्कूल में चलकर आता है, सारी लड़कियां पागल होकर खुशी में खुद को वेट पाती हैं। जहां लड़कियों की हालत देखकर जान अपनी आईज रोल करता है। तभी स्टेज पर खड़ी एलिगेंट लेडी माइक पर सबको शांत रहने को कहती है कि वो समझती है कि मिस्टर वोंग यीबो को अपने सामने देखकर उन सबको कैसा फील हो रहा है, जिन्हें उन सब ने अब तक बस टीवी और मैगजीन में ही देखा है। फिर वो लेडी सीईओ वोंग को न्यू इंटर्न्स के साथ कुछ वर्ड शेयर करने को कहती हैं और सीईओ वोंग आगे बढ़कर माइक पर जैसे ही सबको गुड आफ्टरनून कहता है, सारी लेडीज और गर्ल्स बातें करने लगती हैं। जो देखकर और सुनकर जान अपनी बोहें सिकोड़े पहले सीईओ वोंग को देखकर फिर अपने पास बैठी लेडीज को देखता है और उसका मन कर रहा था कि वो उन सबको डांटकर चुप करवा दे। फिर जान सीईओ वोंग को डिस्गस्ट लुक के साथ देखता है, जो अभी भी माइक पर बातें कर रहा था, जहां उसने सुन रखा था कि वोंग यीबो एक बुरा आदमी है, बिलियनियर है, इसलिए औरतों को टॉय की तरह ट्रीट करता है और सबसे बड़ा हार्ट ब्रेकर है। पर इस वक्त वोंग यीबो को अपने सामने देखकर जान को अपनी सुनी सुनाई बातों के आगे भी कुछ ज्यादा फील होता है कि सीईओ वोंग एक ईगोसेंट्रिक, घमंडी और डोमिनेरिंग जर्क है, लेकिन लेडीज फिर भी उसे इतना प्यार करती है। लेकिन जान के लिए उसके सामने खड़े सीईओ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आया है ताकि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा बेटर बना सके। मिस्टर शाओजा, अपना नाम सुनते ही जान अपनी बोहें सिकोड़े अपनी सीट से खड़ा होते हुए कहता है, यस। तभी वो एलिगेंट लेडी जान से कहती है कि जान का मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है और उसका सीवी बहुत इम्प्रेसिव है, तो वो एज अ इंटर्न लीजा के साथ काम करेगा, उसी सेम फ्लोर पर जहां मिस्टर वोंग का ऑफिस है। जो सुनते ही जान की बोहें और ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। तो गाइज, आज का ये एक्सप्लेनेशन मैं यही पूरा करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब इस एफएफ के इस फर्स्ट पार्ट को सुनकर मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताना कि आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। इस फर्स्ट पार्ट में मेनली दोनों की ही लाइफ्स का बैकग्राउंड है, जो आगे की स्टोरी को समझने में बेस क्रिएट करेगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पर लाइक करना मत भूलना। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।